हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज देखिए हम जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या रीट लेवल सेकंड, दोनों के लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत पास आ गई है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। क्योंकि एज इट इज़ जैसा मॉडल टेस्ट पेपर एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही लिया गया है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन लिए, और जिस जिस सीक्वेंस में जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे, तो ये सभी जो जितने भी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी के प्रश्न लिए गए हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी के प्रश्न गद्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो पॉज करके पहले उसे ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर हमें देने हैं। गद्यांश क्या दिया गया है? क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारा हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि यह स्त्री अर्धकट से में होती तो कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। तो पैराग्राफ आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द जैसे कि कोई शब्द एक जैसे समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि स्त्री का ही पूछा है इन्होंने, तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? स्त्री के औरत होता है, सभी को पता है। नारी होता है, अबला होता है, वनिता, रमिणी, कामिनी। तो इसमें दिया गया है जो गद्यांश है उसमें अबला, स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द दिया गया है गद्यांश में वो अबला है। हमें गद्यांश के आधार पर आंसर देना है, ना कि अपने आधार पर। तो गद्यांश में स्त्री का पर्यायवाची अबला दिया गया है, तो अबला राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अत्याचार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अत्याचार का होगा अति प्लस आचार। तो कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? अति उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वैसे ही अति उपसर्ग के और उदाहरण अगर देखें तो जैसे कि अतिसार हो गया, अतिशय हो गया। तो ये अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो भाववाचक संज्ञा वह होती है जो संज्ञा से शब्दों की अवस्था, गुण, धर्म, दोष आदि का जो बोध कराती है ना, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा क्या होगी? फुर्तीला जो शब्द है ना वो भाववाचक संज्ञा है इसमें। जैसे और भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हम देखें तो जैसे मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, परायापन, मानवता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। तो देखिए मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा मन का विकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। मन का विकार मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। ये इसमें कौन सा समास संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। इसमें क्या होता है, दो पद के बीच में कारक छिपा होता है। जैसे कि अगर संबंध कारक का चिन्ह विभक्ति हम देखें तो का, के, की, ये सभी क्या है संबंध कारक के उदाहरण। तो मन का विकार मनोविकार का समास विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, अबला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए अबला शब्द में अगर हम प्रत्यय उपसर्ग हमने देखा था जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, वैसे ही प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं।
तो अबला शब्द में अगर हम देखें प्रत्यय, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो अ, तो हो गया इसमें क्या, उपसर्ग। बल बच गया मूल शब्द, और लास्ट में क्या बचा, आ। तो आ क्या है, इसमें आ उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गद्यांश है। देखिए 2 गद्यांश आते हैं, तो अगला प्रश्न है गद्यांश का ही। रीड करते हैं, आप वीडियो पॉज करके ध्यान से इसको रीड कीजिएगा। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु सुराज हमारे लिए सुखद स्वप्न की है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं हैं। हम अब भी आराम मतलब हैं। हम कम से कम काम करके जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज सुराज में परिणत नहीं हो सकता। तो आई होप आपने ये अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है, तो देखिए हमें जो पैराग्राफ है उसमें से हम ढूंढे, तो देखिए समृद्ध जो शब्द है ना, वो तत्सम शब्द का ही उदाहरण है। समृद्ध, इसका अगर तद्भव रूप देखें समृद्ध का, तो अमीर इसका तद्भव रूप होगा। अमीर का तत्सम रूप ही क्या है, समृद्ध है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, पैराग्राफ में हमें जो दिया गया है समृद्ध शब्द आया है पैराग्राफ में, तो ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, समृद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, जैसे कि मनोवृत्ति, जीविका, ये तो कौन सी है, बैठी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन स्वप्न जो है ना, स्वप्न एक पुल्लिंग शब्द है। जैसे नींद आती है, नींद आ गई, होने जो नींद में के दौरान विचार आते हैं, कुछ भावनाएं, सपने आते हैं, तो ये क्या होगा, ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो ये सभी तो किसके हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार परिणीत शब्द का अर्थ है। तो देखिए गद्यांश आपने ध्यान से पढ़ा होगा। गद्यांश के आधार पर परिणीत शब्द का अर्थ है क्या होगा, जो परिणत शब्द का उदाहरण अर्थ होगा विनीत, चारों ओर झुका हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर रूपांतरित जो होगा वो परिणीत शब्द का उदाहरण होगा। वहीं विनम्र का अगर देखें तो झुका हुआ, सुशील, ये विनम्र का है, आपने गद्यांश में अच्छे से पढ़ा होगा। वहीं रूपांतरण का किसका किसका झुका हुआ और सुशील है, तो ये सॉरी परिणीत का उदाहरण है रूपांतरण, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति का बहुवचन रूप क्या है। तो देखिए मनोवृत्ति का बहुवचन रूप अगर देखें तो मनोवृत्ति का बहुवचन रूप होगा मनोवृत्तियां। बहुवचन रूप क्या होगा, मनोवृत्तियां। अगला क्वेश्चन है, दूषित शब्द का अर्थ है। दूषित शब्द का अर्थ क्या होगा, जो खराब है, जो दोषयुक्त है, जो जिसमें दोष है। तो दूषित शब्द का जो है शब्द का अर्थ क्या होगा, दोष रहित, दोष युक्त होगा, ना कि दोष रहित होगा। दोष मुक्त भी नहीं होगा, दोष से विरक्त भी नहीं होगा। दूषित शब्द का अर्थ होगा दोष युक्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता क्या है, ये वाला जो होता है ना, वो योजक चिन्ह होता है। तो योजक चिन्ह किसी दो शब्दों के मध्य में लगाया जाता है। दोहरान की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें दिन रात, तो हम दिन रात साथ में लिखते हैं ना, तो बीच में योजक चिन्ह ही लगता है, तो ये योजक चिन्ह है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए ही, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दिन और रात, और ना लगाकर बीच में योजक चिन्ह और का ही भाव देता है, तो ये योजक चिन्ह किसी किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो शब्दों का शब्दों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मन उचट गया था, वाक्य में रचना की दृष्टि से उदाहरण है। तो देखिए मन उचट गया था, ये कौन से वाक्य का उदाहरण है, तो ये साधारण वाक्य है, मन उचट गया था। नॉर्मल वाक्य है, मन उचट गया। वैसे ही जैसे कि राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, तो ये सभी कौन से वाक्य होंगे,
साधारण वाक्य का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं। ये ध्यान में रखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, 8 भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अभी इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो विस्मयादि बोधक मैंने आपको बताया, विधानार्थक भी बताया, प्रश्नवाचक भी बताया, लेकिन मिश्र वाक्य जो है ना, वो अर्थ के आधार पर वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लंगोटी में फाग खेलना मतलब मुहावरे का अर्थ होगा दरिद्रता में आनंद लूटना। मतलब जैसे कि किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मतलब समय पर रोटी ही नहीं मिल पाती, फिर भी लंगोटी में फाग खेलता है। तो ये वाक्य का प्रयोग अगर करके देखें तो भोला को 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती, पर फिर भी वो लंगोटी में फाग खेलता है। तो राइट आंसर दरिद्रता में भी आनंद लूटना राइट आंसर होगा। अगला है, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित शब्द पदबंध का उदाहरण है। तो तुम दौड़कर चलते हो जो पदबंध है इसका उदाहरण होगा क्या? सर्वनाम शब्द का उदाहरण है ये, तुम दौड़कर चलते हो। तो सर्वनाम शब्द का उदाहरण हो गया है, जैसे कि सॉरी ये तुम दिया गया है, दौड़ के आपको ये रेखांकित नहीं, तुम दौड़कर चलते हो, तो ये कौन से उसका उदाहरण होगा? तो सर्वनाम तुम किसका उदाहरण है? सर्वनाम का उदाहरण है। वैसे ही मैं हो गया, तुम्हारा हो गया, आप हो गया, और आपका, इसका, उस, ये है, वह, हम आदि, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो करने वाले थे ना, वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके द्वारा सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? 1912 में। 1912 में सबसे पहले इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ये जो थे वो राजस्थानी प्रदेश की भाषा के लिए जो इन्होंने बुक भी लिखी थी राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में। तो जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की किस क्षमता का विकास करने में सहायक होती है? तो देखिए, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है? बच्चा बोलेगा अच्छे से, अपने आप को संवाद करेगा, जैसे डिबेट वगैरह होती हैं उनमें बच्चे आपस में एक दूसरे से अपनी डिस्कस करते हैं। तो कौन सी अभिव्यक्ति, कौन सी चीज का उनमें डेवलपमेंट होगा, कौन सी क्षमता का विकास होगा? मौखिक अभिव्यक्ति सहायक होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उपागम में कोथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। किस चीज में महत्वपूर्ण योगदान है कोथ एवं एलन का? तो ये सूक्ष्म शिक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को बेहतर शिक्षण कौशल विकसित करने में मदद करती है। जैसे कि इसमें शिक्षक छात्र के एक छोटे समूह को थोड़े समय के लिए एक छोटा पाठ पढ़ाते हैं और फिर उसी से क्वेश्चन रेज करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षकों को बेहतर कौशल प्रदान करने की एक तकनीक है सूक्ष्म शिक्षण। तो ये कोथेम एलन का योगदान किसमें है? सूक्ष्म शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदीय प्रक्रिया में सम्मिलित पद है पूछा है। तो कौन सा पद सम्मिलित है? तो देखिए, ब्लूम की जो त्रिपदीय, ये आपको मैंने पहले भी करवाया है। ये ब्लूम की त्रिपदीय प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड ऐसा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ब्लूम ने क्या 3 त्रिध्रुवीय जो ये पद दिए थे, इसमें क्या क्या शामिल थे? तो इसमें शैक्षिक उद्देश्य शामिल थे, इसमें उद्देश्य के लिए अधिगम शामिल था और एक मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन जो है वो शामिल था। परंतु इसमें देखिए कौन
कौन सा शामिल प्रक्रिया में सम्मिलित पद है पूछा है। तो देखिए इसमें कौन सा है, व्यवहार परिवर्तन या अर्थात मूल्यांकन जो आता है ना, उसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन आता है, तो ये शामिल है इसमें। ब्लूम की जो त्रिपदीय प्रक्रिया है उसमें व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित है। अगला है भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है। कौन सा सोपान सर्वाधिक आवश्यक है भाषा सुधारने के लिए? तो भाषा सुधारने के लिए सबसे उपयोगी है विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। बिल्कुल, जो लाइब्रेरी में जाएंगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनकी भाषा स्तर में सुधार होगा, तो पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पढ़ने का अर्थ क्या है? तो पढ़ने का अर्थ क्या होगा? पढ़ने का अर्थ होगा धारणाओं को समझना, अपनी स्मृति में रखना। तो पढ़ने का अर्थ होगा पढ़कर समझना। पढ़ने का अर्थ ही यही होगा, किसी चीज को पढ़कर उसको समझना पढ़ने का अर्थ ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास क्या है? साध्य है। बिल्कुल, प्राथमिक कौशल पर भाषा कौशल का विकास, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास एक साध्य है, ना कि साधन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारक है। तो अशुद्ध वर्तनी का कारक लिपिक पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, व्याकरण का अधूरा ज्ञान है ना, वो ही क्या है, इस अशुद्ध वर्तनी का कारक है। व्याकरण का जो अधूरा ज्ञान होता है ना, इसके कारण ही अशुद्धियां होती हैं, वही कारण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौती है। तो भाषा शिक्षण की चुनौती केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां, केवल पठन से संबंधित चुनौतियां, केवल लेखन से संबंधित चुनौतियां, तो ये सभी चुनौतियां शामिल होंगी। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण की सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाटक अभिनय में से मुख्य लाभ क्या होता है? तो नाटक अभिनय से मुख्य जो लाभ होता है वो उच्चारण शुद्ध होना, भाषा ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ती है, या फिर समयानुकूल बोलने की कला विकसित होती है। बिल्कुल, नाट्य अभिनय में समय अनुसार बोलने की कला विकसित होती है। नाटक करने से समय पर बोलने की उसमें कला विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड कौन सी सामग्री है? दृश्य सामग्री है, जिसका उपयोग जैसे नोटिस, घोषणाएं करने के लिए, पोस्ट करने के लिए बुलेटिन बोर्ड, उस पर क्या होता है, पिन लगा के बोर्ड के ऊपर, डिस्प्ले बोर्ड पर जो लगाते हैं वही बुलेटिन बोर्ड होता है। डिस्प्ले बोर्ड ही जो होता है ना, वही बुलेटिन बोर्ड होता है। आपने स्कूलों में, कहीं कॉलेज में, इन सब में देखा होगा। नेक्स्ट है वैचारिक सामग्री है। तो वैचारिक सामग्री क्या है? मूल विषय वस्तु है वैचारिक सामग्री। वैचारिक सामग्री क्या है? एक मूल विषय वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं उपचारात्मक शिक्षण? मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी। 2 प्रकार के कौन से? एक व्यक्तिगत विधि, विधि, और एक कौन सी होती है? सामूहिक विधि। तो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। व्यक्तिगत विधि में क्या, जैसे प्रेम और सहानुभूति के साथ व्यक्तिगत उपचार किया जाता है, और सामूहिक विधि में उस चीज पर डिस्कस किया जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? छात्रों को ज्ञान, कौशल और उनके दृष्टिकोण हासिल करने में मदद करना। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? बिंदु निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, समय निर्धारण, या फिर क्या होगा? उद्देश्य निर्धारण। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही तो होगा, उद्देश्य का निर्धारण करना शिक्षण में महत्वपूर्ण कार्य है। बिना उद्देश्य के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगला क्वेश्चन है, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है अच्छी परीक्षा में? अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो ये सभी तो होने चाहिए। अच्छी जो परीक्षा है उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। तो विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, ये सभी गुण जो होते हैं ना, वो अच्छी परीक्षा में होने चाहिए। तो ये हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। आई होप आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा और पूरा देखा है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत पास आ गई है। हिंदी में 30 नंबर के हमें
30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन के सारे आंसर सही करने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स इसमें आते हैं। सभी बच्चों को हिंदी काफ़ी अच्छे से आती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। और फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।